Friends, welcome to this channel. Today we're going to start the entomology series. Firstly, we start with historic events in the entomological development in India. हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे जो एंटोमोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई इंडिया के अंदर। हमारे कुछ रेफरेंसेस गिवन हुए, हमारे एपिक्स का जो टाइम था, रामायण का जो टाइम था, महाभारत का टाइम था, उसमें कुछ जर्नल फैक्ट्स जो लाइफ के बारे में थे और बायोनोमिक्स, बहुत सारे हायर एनिमल्स जो हायर वर्टिब्रेट्स थे उनके बारे में बताया गया था। लेकिन कुछ ज़्यादा इसके ऊपर कार्य नहीं हुआ। हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इसके ऊपर ज़्यादा कार्य नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ बस। उसका मेंशन मिलता है कहीं कहीं पे। अमरकोशा के मेंशन मिलता है हमारे बीटल्स का, बीज का, फ्लाइज का, मोथ का और आंट्स का, इन सब का हमारे अमरकोशा के अंदर मेंशन मिलता है। इनके बारे में वहाँ पे बताया गया है। और हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं हमारे यूजफुल इंसेक्ट के, जैसे हनी हो गया, हनी से हमें वैक्स मिलता है, जो जो भी उसके मिलते हैं हमें उनके बारे में भी कुछ एविडेंस मिलते हैं। लैक इंसेक्ट है जिसे हमें लाख मिलता है, सिल्क है, सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है, इनके बारे में हमें कुछ फैक्ट्स मिले। लेकिन इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ उसके ऊपर हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, लेकिन कम्प्लीटली उसको नेग्लेक्ट भी नहीं किया गया। अब आती है हमारी क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट इवेंट्स। जो जो हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए उनको मैंने एक सीक्वेंस के हिसाब से लिख दिया है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने सिर्फ रखा है इसके अंदर। 1758 के अंदर, 1758 के अंदर हमारा 10th एडिशन ऑफ सिस्टेमा नेटुरेई लियोन्सिस ये हमारा पब्लिश हुआ। 10th एडिशन 1758 के अंदर। इसके अंदर सिर्फ 12 इंसेक्ट के बारे में, 12 इंडियन इंसेक्ट के बारे में बताया गया था। ये 1758 में पब्लिश हुआ। फिर आता हमारा 1785। आपको इसको कुछ ट्रिक बना सकते हैं इसकी, जैसे 58 है ये, अब आप इसको उल्टा कर दे 85, इस तरह आप ट्रिक बना के कुछ याद कर सकते हैं इनको, क्योंकि कुछ इवेंट्स हैं ये एमसीक्यू टाइप में आ जाते हैं कई बार हमारे एग्जाम्स में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्टार्ट हुई कोलकाता के अंदर। कलकत्ता के अंदर ये, वेस्ट बंगाल के अंदर ये स्टार्ट हुई 1785 के अंदर। उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी था। फिर हमारा आता है 1800। इसके अंदर बुचैनन्स ने रोट किया ये कल्टीवेशन ऑफ लैक इन इंडिया। जो लाख की जो इंडिया के अंदर जो उनका कल्टीवेशन होता था उसके बारे में बुचैनन ने रोट किया, उसके बारे में लिखा उसने। फिर 1875 का टाइम आया। उस समय इंडियन म्यूजियम एट कलकत्ता, इंडियन म्यूजियम की फाउंडेशन रख दी गई 1875 के अंदर, और ये भी कलकत्ता के अंदर बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ये हुआ। फिर हमारा 1883 आता है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी स्टार्ट हो गई हमारी। उस समय इसको बॉम्बे बोलते थे, आज इसको मुंबई बोलते हैं, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। फिर 1892 के अंदर हमारे हेम्सन ने 4 वॉल्यूम्स को पब्लिश किया, उनको इश्यू किया, मोथ्स ऑफ इंडिया। इसके अंदर इंडिया के जो मोथ्स थे उनके बारे में एक एक्सप्लेनेशन दी गई थी। फिर 1897 आया, उसके अंदर बिग हैमंस ने अपने वॉल्यूम्स को पब्लिश किया। किसके बारे में, कौन सी क्लास के बारे में, हाइमेनोप्टेरा के बारे में, जिसके अंदर हमारे आंट्स हो गए, बीज हो गई, मधुमक्खी और वास्प्स होते हैं हमारे, इनके बारे में कुछ नॉलेज दी गई थी। ये हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। फिर साल आता है 1889 का। इंडियन म्यूजियम था, उसने अपने नोट्स पब्लिश किए 1889 के अंदर। फिर 1901 आता है, 1901 आता है। इस समय हमारे इंडिया के अंदर फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट आए, ये लियोनेल डी नाइसीवेली नाम के हमारे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें हमें एक एंटोमोलॉजिस्ट के रूप में इंडिया को दिया। फिर 1905 में, 1905 के अंदर IRI की स्थापना हुई, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। इसकी ये कहाँ पे हुआ था स्टार्ट, ये स्टार्ट हुआ था पूसा बिहार के अंदर। बाद में इसको वहाँ के कुछ क्लाइमेटिक रीजंस की वजह से इसको दिल्ली के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। फिर 1914 के अंदर कुछ साउथ इंडियन इंसेक्ट नाम की जो बुक है वो पब्लिश की गई डॉक्टर TB फ्लिक्चर के द्वारा। इसके अंदर साउथ इंडियन जो दक्षिण भारत के हमारे जो कीट हैं उनके बारे में नॉलेज दी गई थी, इनके बारे में बताया गया था। फिर 1921 का समय आता है। इस समय इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी की स्थापना की गई। ये किसके लिए स्टडी की, क्यों बनाई गई थी ये जो हमारे कॉटन के अंदर जो पेस्ट हैं उनको स्टडी करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, और ये कॉटन के बारे में स्टडी करती थी, कॉटन के इंसेक्ट के बारे में स्टडी करती थी। फिर 1925 का समय आता है, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो लाख के बारे में रिसर्च करता है, वो इंस्टीट्यूट की स्थापना हो गई। फिर 1940 के अंदर
हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी, डॉक्टर टीवी रामकृष्णा अय्यर ने ये अपनी बुक लिखी, हैंडबुक इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी के बारे में इसके अंदर बताया गया था। फिर 1960 का दौर आता है, उस समय डॉक्टर वाई आर राव ने एक मोनोग्राफ क्या होता है, एक ये हैंड रिटन हमारे एक नोट्स की तरह होते हैं, जो एक कोई स्पेशलिस्ट होता है उसके बारे में नॉलेज देता है। कौन सी बुक लिखी ने डॉक्टर वाई आर राव ने? द डेजर्ट लोक्यूस्ट इन इंडिया, जो टिड्डा होता है हमारा डेजर्ट के अंदर जो होता है, उसके बारे में इन्होंने एक मोनोग्राफ लिखा डॉक्टर वाई आर राव ने। 1946 के समय डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज, इसकी स्थापना हो चुकी थी। प्लांट प्रोटेक्शन और उसकी स्टोरेज को स्टडी करता था। 1946 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, 1946 के अंदर। फिर 1968 का समय आता है, डॉक्टर एम एस मानी ने जर्नल एंटोमोलॉजी नाम के अपना पब्लिश किया अपनी बुक को, डॉक्टर एम एस मानी ने। 1969 में डॉक्टर प्रधान और डॉक्टर एच एस पृथ्वी ने अपने 2 बुक लिखी। कौन कौन सी थी? इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी रिस्पेक्टिवली। डॉक्टर प्रधान ने इंसेक्ट पेस्ट क्रॉप्स के और डॉक्टर एच एस पृथ्वी ने टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, इसके अंदर जो हमारी खेती में जो एंटोमोलॉजी की क्या क्या यूजफुलनेस है उसके बारे में बताया गया था। फिर 1969 के अंदर ही एक मोनोग्राफ आया, किसका? डॉक्टर टी एन अनंत कृष्णन का। इन्होंने इंडियन थाइनोसोप्टेरा, इसमें अलग अलग प्रोनाउंसिएशन आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग होते हैं, तो मैं इसको थाइनोसोप्टेरा ही बोलता हूँ, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। ये हमारा बेसिकली जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था, ये जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा सिर्फ मैंने वही सिलेक्ट किया है। ये हमारा इस हिस्ट्री आ गया। अब हमारा आता है इंसेक्ट डोमिनेंस इन द एनिमल किंगडम। अगर हम इंसेक्ट डोमिनेंस की बात करें एनिमल किंगडम के अंदर, तो ये सिर्फ एनिमल किंगडम में ही डोमिनेट नहीं करता, ये एनिमल किंगडम के साथ पूरे लिविंग वर्ल्ड के अंदर जो हमारे इंसेक्ट हैं ये डोमिनेट करते हैं। अब हम इनके रीजंस को स्टडी करेंगे कि क्यों डोमिनेट करते हैं। अब ये हमारे सारे रीजंस है। सबसे पहला है इनका स्ट्रॉन्ग एक्सोस्केलेटन, जो इनका बाह्य जो स्केलेटन है, जो बाहर वाला स्केलेटन है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये इनकी शेप को मेंटेन करने का काम करता है, इन बॉडी की शेप को, और इन्हें स्ट्रेंथ देने का कार्य करता है। जो चिटिन है ये इसके अंदर, जिससे हमारा एक्सोस्केलेटन है ये चिटिन से मिलकर बनाता है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और इसका मोलिकुलर वेट भी कम है, ये भारी भी ज़्यादा नहीं है और स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। इनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये जो हमारा एक्सोस्केलेटन है ये प्रोटेक्शन का काम करता है, मसल्स को प्रोटेक्ट करता है, जो इनर मसल्स हैं इनर बॉडी की, और साथ में ये एरिया ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, जिससे पूरी बॉडी की मसल्स आपस में अटैच हो रही हैं। ये एफिशिएंट है, जो हमारा एक्सोस्केलेटन ये ज़्यादा एफिशिएंट है एंडोस्केलेटन के बजाय। एंडोस्केलेटन क्या होता है? हमारा अंदर का जो ढांचा होता है, हमारे जो बॉडी को सपोर्ट करता है, जैसे हमारे इंसानों के अंदर जो हड्डियों का ढांचा है, 206 हड्डियों का ढांचा है, वो हमारा एंडोस्केलेटन है। और जबकि आप इंसेक्ट के अंदर देखोगे तो उनके अंदर बाहर वाला लेयर होती है जो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जो एक्सोस्केलेटन ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, इसलिए ये डोमिनेट करते हैं। साथ में ये जो एक्सोस्केलेटन है ये मैकेनिकल इंजरी से जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको, जो बाहर की अचानक कोई भी मौसम खराब हो गया, एडवर्स कंडीशन होगी या फिर कुचल दिए गए मान लिया एग्जाम्पल के लिए, तो उससे एक्सोस्केलेटन उनको बचाने का काम करता है। और डेसिक्टेशन से, डेसिक्टेशन क्या होता है? जो वाटर की जो एक्सेस शॉर्टेज हो जाती है, वाटर का लॉस हो जाता है, जो पूरा सूख जाता है सब कुछ, तो उससे प्रिवेंट करने का भी काम करता है एक्सोस्केलेटन। ये हमारा पहला रीज़न है कि क्यों डोमिनेट करते हैं ये पूरे एनिमल किंगडम में। अब हमारा आता है नेक्स्ट रीज़न, हायर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये बहुत बड़े लेवल पर अपने एग ले कर देते हैं। आपने हाउस फ्लाई भी देखा होगा, तो ये बड़े स्तर पर अपनी प्रोजनी को बढ़ा देती है, ऑफस्प्रिंग को बढ़ा देती है। हाई रेट ऑफ फेकुंडिटी, फेकुंडिटी क्या होता है? एग लेइंग कैपेसिटी। इनके अंदर एग ले करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी जल्दी एग ले करते हैं। अगर मैं क्वीन टर्माइट की बात करूं तो ये 6 से लेकर 7,000 एग्स को पर डे आप अंदाज़ा लगाते हैं कितने बड़े लेवल पर ये अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी एग कितने ले करते हैं। और 15 साल तक ये लगातार एग ले करते रहेगी, तो कितनी प्रोजनी, कितनी ऑफस्प्रिंग को ये बढ़ा देगी। इनमें लाइफ स्पैन भी इतना ज़्यादा नहीं होता।
अब इनका नेक्स्ट रीजन है क्यों डोमिनेट करते हैं, हाई मोबिलिटी। इनमें एबिलिटी होती है फ्लाइट करने की, मोबिलिटी इनमें ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा मोबाइल क्रिएचर्स होते हैं, इसलिए आसानी से अपना फूड हो गया, अपना मेटिंग के लिए कोई भी अपना पार्टनर हो गया, या फिर दुश्मन से इन्हें एनिमी से इन्हें भागना है तो उसमें भी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। फ्लाइट, इनकी फ्लाइंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है। अगर हम इनकी फ्लाइंग कैपेसिटी की बात करें तो जो हमारा ग्रास ऊपर होता है वो अपने साइज से 200 गुना, जिसकी जो बॉडी लेंथ है उसकी मान लिया एक सेकंड के लिए मैं जस्ट एग्जांपल की बोलूँ 10 सेंटीमीटर है, तो उससे 200 गुना, इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2000 हो गया, 2000 सेंटीमीटर तक वो लंबी छलांग लगा सकता है। ये इसके हमारे स्मॉल साइज में भी काउंट कर सकते हैं। इनको अगर स्मॉल साइज के कारण इनको बहुत कम फूड की रिक्वायरमेंट होती है, आसानी से अपने नए शेल्टर ढूंढ सकते हैं, या फिर एनिमी से भाग सकते हैं, छुप सकते हैं ग्राउंड में या फिर किसी भी पेड़ की बार्क में। और मैंने ग्रास ऊपर का तो एग्जांपल बता दिया कि कितनी ज़्यादा इनकी कैपेसिटी होती है अपने एनिमी से बच के भागने की। अब नेक्स्ट रीजन इनका हेक्सापोड लोकोमोशन। हेक्सापोड लोकोमोशन क्या होता है, इनके अंदर 6 लेग होती हैं, छह टांगे होती हैं। जो थोरेसिक रीजन होता है, जो इनका बीच वाला रीजन होता है, वो 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है, और पर सेगमेंट के ऊपर एक दो टांगे होती है, यानी एक पेयर्स होता है टांगों का। लोकोमोशन जब ये चलते हैं तो इंसेक्ट बॉडी ट्राइपोड, एक ट्राइपोड जैसे हमारा ट्राइपोड स्टैंड नहीं होता है, एक ऐसे 3 एंगल, एक एंगल पे चलते हैं, और जबकि जो 3 लेग है ये फॉरवर्ड मूव करती हैं। इसके कारण इन्हें स्टेबिलिटी मिलती है, और ये इनकी जो गतिशीलता है वो अच्छी रहती है। ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों डोमिनेट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट रीजन आता है प्रोटेक्टिव कंस्ट्रक्शंस। ये क्या करते हैं, अपने एग्स को ले करते हैं तो उनके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग का चढ़ा देते हैं। ये एग लेके आया, उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ा दी। ये उथिका जैसे हम नोटिस करते हैं कॉकरोच के अंदर, साथ में जो हमारी स्पीटल बीटल्स होती हैं वो भी अपने निम्फ के ऊपर एक सिक्रीशन से चढ़ा देती हैं, जिससे वो प्रोटेक्शन का काम करता है, और उससे डेसिक्टेशन से उसको बचाता है, उसको सूखने से बचाता है, मॉइस्चर को उसके अंदर कंजर्व करने का काम करता है, और प्रिडिक्शन से बचाता है, जो प्रेडेटर्स होते हैं उनको खा ना जाए तो उससे भी कंजर्व, उसको बचाने का काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा अडेप्टेबिलिटी। ये लगभग आपको हर टाइप के इन्वायरमेंट में मिल जाएंगे। जो इंसेक्ट हैं ये आपको हर दुनिया के हर कोने में आपको मिलेंगे। जैसे ये है पिसिलोपा पेट्रोली, ये आपको क्रूड पेट्रोलियम, जो तेल के, जो कच्चे तेल के कुएं हैं जैसे सऊदी अरब में होते हैं, आसाम में होते हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे पेट्रोली वाला। तो जैसे हमारा है ब्राइन फ्लाई है, ये आपको ब्राइन लेक्स के अंदर मिलेगा। इनकी अडेप्टेबिलिटी बहुत वाइड है, ये हर कोने में मिलेंगे आपको। नेक्स्ट आता है हमारा क्विकर स्पीसिएशन। स्पीसिएशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। इनके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है नई स्पीसीज को फॉर्म करने की। क्यों होती है, इनका रीज़न क्या है, क्योंकि एक तो इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, लाइफ साइकिल बहुत छोटा है। इनके अंदर वेरिएशन आपको ज़्यादा मिलेगी। एक इंसान 100 साल जीता है और एक कीड़ा मान लिया आपको 50 दिन जीता है, जस्ट एग्जाम्पल। ये 50 डेज और वो 100 साल, तो कितना गैप हो गया इनके अंदर। तो जो वेरिएबिलिटी है वो ज़्यादा हो गई उनके अंदर। इनका साइज में स्मॉल है और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, HRC मीनिंग मैंने लिख दिया है, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो ज़्यादा प्रोजनी होंगी तो उनके अंदर ज़्यादा वेरिएशन के चांस रहेंगे और नई स्पीसीज बनने का कार्य करेंगी। इनका एक्सोस्केलेटन भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। नेक्स्ट रीजन हमारा इनका डोमिनेट करने का ट्रैकियल रेस्पिरेशन। इनके अंदर ट्रैकिया का जो रेस्पिरेशन वो पाया जाता है। इससे इस रेस्पिरेशन के कारण इनके हर ऑर्गन को डायरेक्टली ऑक्सीजन, हर सेल को डायरेक्टली ऑक्सीजन मिलने का काम करता है, और इससे वाटर का जो लॉस है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो इनकी जो कैपेसिटी होती है हर इन्वायरमेंट में झेलने की, क्योंकि वाटर का तो लॉस बहुत मिनिमम होता है और ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा डायरेक्टली सप्लाई रहती है हर ऑर्गन को, हर सेल को, तो इनकी जो जीने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है रीजन हमारा रेजिस्टेंट टू डेसिक्टेशन। डेसिक्टेशन मैंने आपको बताया कि जो मॉइस्चर है उसको जो कमी हो जाती है उसको डेसिक्टेशन कहते हैं। रेजिस्टेंस मीनिंग उनके अपोजिट काम करते हैं। ये वाटर के मिनिमम लॉस होता है इनके बॉडी सरफेस से। क्यों होता है, 2 रीजन है इनके, 2 प्रोसेस हैं। एक तो प्रिवेंशन ऑफ द वाटर लॉस, ये वाटर के लॉस को प्रिवेंट करते हैं, और दूसरा है इनका रीजन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये वाटर को कंजर्व करने का कार्य करते हैं। प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, वैक्स लेयर प्रिवेंट द एस्केप ऑफ वाटर। जो इनके ऊपर एक वैक्स लेयर होती है, ये वाटर के एस्केप को
यानी वाटर जो बाहर जा रहा है उसको रोकने का कार्य करती हैं। इससे वाटर प्रिवेंट हो गया, वाटर का लॉस है वो प्रिवेंट हो गया। नेक्स्ट है स्पाइरेकल्स आर क्लोज्ड टू प्रिवेंट। जो स्पाइरेकल्स हैं इनके अंदर वो बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, इनके जो स्किन की लेयर्स होती हैं और इनके अंदर वाला रीजन होता है, तो वो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। जो इनकी नेक्स्ट रीजन हमारा इसका सेल डेवलपमेंट इन एग स्टेज। जो इनकी एग स्टेज होती है, जब ये अंडे की अवस्था में होते हैं इंसेक्ट, तो ये इनके अंदर सेल डेवलप हो जाता है, इनके ऊपर सेल ऐसे डेवलप हो गया, ये अंडे पूरे हो गए और इसके ऊपर सेल डेवलप हो गया। ये इसको डेसिक्टेशन से बचाती है, इसको सूखने से बचाती है। जो इनर इनके अंदर जो एम्ब्रियोज हैं इनको पानी की कमी नहीं होने देती। और एक एपिक्यूटिकल है, ये वाटर प्रूफिंग का काम करती है क्योंकि इसके अंदर फिनोल्स होते हैं और ये वाटर को प्रूफिंग जैसे लीकेज से बचाने का कार्य करती है, लेयर से निकलने नहीं देती जो फिनोल्स हैं। अब इसकी नेक्स्ट प्रोसेस है कंजर्वेशन ऑफ द वाटर। वाटर को कंजर्व कैसे करते हैं? रेक्टल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम फिकस। जो फिकस होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसमें से जैसे हमारी बड़ी आंत होती है या फिर हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं, वो वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो वाटर को रीअब्जॉर्ब ना करे तो वो हमारा यूरिन की जो कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सारा दिन यूरिन हमें जाना पड़ेगा। तो रेक्टल रीअब्जॉर्प्शन है वो कार्य इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और ये फिकस उनका कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो जाता है। कैपेबल ऑफ यूटिलाइज मेटाबॉलिक। जो इनके अंदर जो मेटाबॉलिक वाटर है उसको ये यूटिलाइज बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, उतना हम भी नहीं कर पाते जितना ये कर लेते हैं, इसलिए डोमिनेट करते हैं। और इनको वेस्टेज को, जो इनका वेस्ट है, जैसे इंसानों के अंदर क्या होता है, हमारे यूरिन के अंदर यूरिया होता है, हमें अपने यूरिया को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इनको बहुत कम वाटर चाहिए। इनके अंदर होता है यूरिक एसिड। आप कभी भी नोटिस करना, अगर आपके ऊपर मान लिया किसी इंसेक्ट ने आपके ऊपर यूरिनेट कर दिया, पेशाब कर दिया आपके ऊपर, तो वो वहाँ से आपको पूरी जलन महसूस हो जाएगी। क्यों होती है वो? क्योंकि उनके अंदर यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो वाटर तो उन्हें ज़्यादातर रीअब्जॉर्ब कर लिया और वो प्योर यूरिक एसिड बच गया, और यूरिक एसिड आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ये भी एक रीज़न है। अब है स्पेसिफिसिटी ऑफ फूड। स्पेसिफिसिटी क्या होती है? वो किसी खास ऑर्गन को ही, खास जगह को ही खाएगा। इनके फूड के अंदर जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग स्पीसीज में बहुत अलग है, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं। ये इंसेक्ट ये क्या करते हैं, या तो ये ओवरकम कर लेते हैं, उस चीज़ से उभर जाते हैं, या फिर अवॉइड करते हैं कंपटीशन से। ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारे दो इंडिविजुअल्स के बीच में या दो स्पीसीज के बीच में कभी भी कंपटीशन ना हो। क्यों? क्योंकि इनके अंदर स्पेशलाइजेशन बहुत जाता है, बहुत ज़्यादा है। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए, अपने इंसेक्ट देखे होंगे, कुछ होते हैं जो टॉप बोरर होते हैं, ऊपर वाले हिस्से को खाते हैं, ऊपर वाले को खा लिया। कुछ होते हैं इंटरनोड बोरर, जो बीच वाले जो इंटरनोड्स को खाने का कार्य करते हैं। कुछ होते हैं रूट बोरर्स, ये इतने ज़्यादा स्पेसिफाइड है, रूट वाला रूट को खाएगा, ये इंटरनोड वाला इंटरनोड को खाएगा, और ये टॉप बोरर टॉप को खाएगा। इससे इनकी स्पेसिफिसिटी होगी। आपस में इन तीनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, और कंपटीशन नहीं होगा तो उनका सर्वाइवल की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और इनसे इनका चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न है इनकी डोमिनेंस का। डेवलपमेंट कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो कंपटीशन बिटवीन जो पेरेंट है और जो ऑफस्प्रिंग है, जो उसका बच्चा है, उसके बीच में कंपटीशन बहुत एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेट मतलब खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो लार्वल स्टेज है और अडल्ट स्टेज है, इनके अंदर ये पूरी अलग हैं। जो मान लिया पीपिया की स्टेज है या एग की स्टेज है जिसमें वो डेवलप हो रहा है, इसका तो ये लगभग बहुत कम खाना चाहिए इसको, और ये अडल्ट बन जाएगा। आप मोथ को देखना या फिर आप बटरफ्लाई को देखना, कभी भी उसकी जो लार्वल स्टेज होती है वो क्या होती है, और जो उसकी अडल्ट स्टेज हो उसमें कितनी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, वो कितना हाईली डिफरेंस है। इसी डिफरेंस के कारण, इसी डेवलपमेंट कैरेक्टर के कारण इनके बीच में जो पेरेंट है और ऑफस्प्रिंग के बीच में कोई कंपटीशन ही नहीं होता। और जो प्यूपा है ये तो पूरी तरह क्योसेंट स्टेज होती है। क्योसेंट क्या होता है? एक तरह से मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती है, लेकिन वैसे ये पूरी तरह एक शांत स्टेज होती है, मौन अवस्था होती है, जिसे आप कह सकते हैं मौन अवस्था। ये इसको बहुत ही कम खाना चाहिए या फिर पूरी तरह रेस्ट होता है इसका। नेक्स्ट रीजन हमारा बिहेवियरल अडेप्टेशन। कई बार ये बिहेवियरली अपने आप को इतना ज़्यादा अडेप्ट कर लेते हैं बिहेवियर के हिसाब से। ये क्या करते हैं, कुछ इंसेक्ट एक डिफेंस स्ट्रेटजी अपनाते हैं। ये कोई भी मान लिया आपका दुश्मन आ गया, एनिमी आ गया, तो उसको प्रोटेक्ट, उससे बचने के लिए ये खुद
ऐसा बिहेव करेंगे कि वो डेड है, वो मरा हुआ जैसे बिहेव करेंगे, उसको हम कहते हैं थाइनो थाइनेटोसिस थाइनेटोटोसिस। ये डेड की तरह बिहेव करेंगे, एक डिफेंस स्ट्रेटजी है। और ये कई बार डेंजरस जो इंसेक्ट हैं, जो खतरनाक हैं इंसेक्ट हैं, उनकी मिमिक्री, उनकी नकल उतारने का काम करते हैं, जिससे इनका दुश्मन जो एनिमी है, जो इनका खाने आ रहा है, तो उससे ये बचने का कार्य करेंगे। ये सीन हमें देखा जाए, ये कहाँ पे देखा जाता है, जो कोलोराडो पोटैटो बीटल्स हैं, वो डेड यो एक डेड की तरह बिहेव करती हैं, वो मरी वो फैल जाती हैं ग्राउंड के ऊपर पूरा, और अपनी लेग्स को आगे की तरफ फैला रहती हैं, और ये अपने एनिमी से बचने का काम करती हैं पोटैटो बीटल्स। एग्जाम्पल आप जरूर याद रखना, सबके जो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लिखे हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। कुछ इंसेक्ट हैं ये पॉइजनस या फिर अनप्लीजेंट, जो गंदी बदबू होती है या फिर जहरीली बदबू होती है, उसको प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी से। ये एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। या फिर वार्निंग के साइन देते हैं, जैसे चर 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 की अलग अलग इंसेक्ट अपनी अपनी आवाज़ निकालता है, वार्निंग की आवाज़ निकालते हैं। जैसे स्टिंग बग्स हैं, ये फाउल स्मेलिंग, जो एक बदबूदार स्मेलिंग, एक सड़ी हुई स्मेलिंग होती है, उसको प्रोड्यूस करते हैं स्टिंग बग्स। और कुछ ब्लिस्टर बीटल होती हैं, ये कैंथ्रिडिन नाम का एक एलिमेंट, एक कंपाउंड रिलीज करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग एजेंट होता है, जो इरिटेशन बढ़ाने का काम करता है, जिससे इनका दुश्मन वहाँ से भाग जाता है। ये हमारा आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा हम एंटोमोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।